हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा बजट है आपके लिए? बजट केवल घोषणाएं हैं और अभी लोकसभा का भी बजट पेश हुआ था, पिछला लोकसभा का भी बजट पेश हुआ, 2 बजट हमारे इस कार्यकाल में लोकसभा के भी पेश हुए और दोनों बजटों में हम लोगों ने एक बात उठाई थी केंद्र के बजट में कि आखिर उत्तर प्रदेश को क्या दिया। और आप लोग जान के आश्चर्य करोगे या बहुत सारे लोगों ने अध्ययन किया भी होगा, दोनों बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश का एक बार भी नाम नहीं लिया गया। इसी तरह से यूपी की असेंबली में भी अभी 2 दिन पहले बजट पेश हुआ, यूपी के वित्त मंत्री जी ने भी एक बार भी, अगर मुझे सही जानकारी है तो उस बजट भाषण में कहीं बदायूं का नाम नहीं आया, कहीं आजमगढ़ का नाम नहीं आया, कहीं इटावा, मैनपुरी और कन्नौज का नाम नहीं आया। और मैं समझता हूँ जितने भी इन्होंने घोषणाएं की थी 2014 से लेकर 24 तक के 5 चुनाव हुए, जिसमें 3 पार्लियामेंट के 2 असेंबली के, 5 चुनावों में जितना भी जनता के बीच इन्होंने संकल्प पत्र देकर वोट मांगा था, अपने एक भी संकल्प पत्र का कोई भी वादा पूरा नहीं किया। और उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी दुर्व्यवस्था है, हमारे एक माननीय सदस्य ने अभी असेंबली में मामला उठाया, 9 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मी जो शोषण के शिकार हैं अपने ठेकेदारों के, उन ठेकेदारों द्वारा शोषण हो रहा है और उस संविदा के माध्यम से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक भाइयों को सेवाओं से कैसे अलग किया जा सके, कैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो सपने रहे या जिन्होंने जो कानून में या संविधान में जो अधिकार दिए, मंडल आयोग की सिफारिश के बाद जो संविधान में और अधिकार बढ़े पिछड़ों को, सारे अधिकारों का खुलेआम हनन हो रहा है। कहीं भी सरकारी नौकरी में दलित पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। मुसलमान भाइयों के खिलाफ तो नफरत पैदा की जा रही है। जिस तरह के शब्दावली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बोली, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश जैसे शानदार प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि इतने असंसदीय शब्द मुख्यमंत्री द्वारा सदन में बोले जा रहे हैं, चाहे वो हमारे अल्पसंख्यक भाइयों, मुसलमान भाइयों के लिए बोले गए हों, चाहे वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए बोले गए हों या कांग्रेस के नेता राहुल जी के लिए बोले गए हों। इस तरह की शब्दावली यूपी असेंबली ने कभी नहीं सुनी होगी। सदैव नेताजी बताते थे कि उत्तर प्रदेश असेंबली की वो गरिमा रही, वो परंपराएं रहीं, जिन परंपराओं को देश की संसद भी कई मौकों पर अनुसरण करती थी उत्तर प्रदेश की परंपराओं की। उस उत्तर प्रदेश की असेंबली के अंदर जिस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण ये वक्तव्य आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी के, ये मैं समझता हूँ प्रदेश का दुर्भाग्य है। जहाँ तक बजट का सवाल है, लगातार उपेक्षा हो रही है, एक भी बात, एक भी भाषण, एक भी वादा इनका पूरा नहीं हो रहा है। आज जब हम आप बैठे हैं बदायूं में बात कर रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, मुझे याद है 20 दिसंबर 2013 को यहाँ के मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था और शिलान्यास के 1.5-2 साल के अंदर ही ओपीडी शुरू हो गई थी। ओपीडी शुरू होने के 15 दिन के अंदर 3000 से ज़्यादा ओपीडी हो रही थी, जो कि आज योगी जी के इस कार्यकाल के 8 बजट कंप्लीट होने के बाद, 9वां बजट पेश होने के बाद भी उस मेडिकल कॉलेज में दुर्दशा है। कल एक बदायूं के साथी हमसे कह रहे थे कि इतने बड़े चूहे हैं मेडिकल कॉलेज के कि उनका साइज खरगोश जैसा हो गया है। ये दुर्दशा है। मरीजों को आईसीयू में चूहे काट रहे हैं। कुछ मरीज अपने इलाज से इतना परेशान, निराश, उदास हो गए कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज से कूद के आत्महत्याएं की। जब आज हमने जानकारी जुटाई, पिछले 8 साल पूरे होने के बाद, 9वां बजट पेश होने के बाद, मेडिकल कॉलेज जहां आदरणीय अखिलेश यादव जी ने छोड़ा था, आज का आज वहीं का वहीं है। कोई भी उसमें नया विस्तार या जो प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिलना चाहिए था, वो पैसा नहीं मिला। आज मैं कह रहा हूं, आप लोग यहां से जाएं अगर मेडिकल कॉलेज, तो 65 डॉक्टरों की कमी है, 65 डॉक्टर्स की अभी भी कमी है। उसमें लगभग 450 बेड का बनना चाहिए था, 303 बेड कागजों पे चल रहे हैं, लेकिन लोग बता रहे हैं वो भी नहीं चल रहे हैं। तो ये तो हाल है। तो मैं जब बदायूं में बैठा हूं तो मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और बीजेपी के यहाँ के नेताओं से कि आखिर बताएं कि केंद्र के बजट में उत्तर प्रदेश को कितना मिला और उत्तर प्रदेश के बजट में बदायूं को कितना मिला, आजमगढ़ को कितना मिला, मैनपुरी को कितना मिला, कन्नौज को कितना मिला, और अगर उपेक्षा हो रही तो आखिर कारण क्या है। तो बीजेपी के लोग ये जो बातें करते हैं, भाषण देते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, किसी का विश्वास नहीं बचा अब इनके ऊपर। इनसे निराश है किसान। आप सोचिए, गन्ना पिराई का आधे से ज़्यादा सत्र निकल गया, लेकिन गन्ने का समर्थन मूल्य की घोषणा आज तक नहीं है। आज तक समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं है। पिछले 8 साल कंप्लीट होने के बाद भी
केवल एक बार 2021-22 का सत्र जिस समय चुनाव होना था असेंबली का, केवल एक बार गन्ने का मूल्य बढ़ाया गया। गन्ने में कोई मूल्य नहीं बढ़ा। खाद की हालत आपने देखी, ब्लैक मार्केटिंग से कितना किसान परेशान रहा। बिजली किसानों को समय पे मिल नहीं रही है जिससे वो अपने खेती की सुरक्षा कर सकें, सिंचाई कर सकें। जब वो लेके जाते हैं अपनी फसलें तैयार करके तो उन पर दलाली तमाम तरीके से चल के उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। बीजेपी के लोगों ने 14 में घोषणा की थी कि स्वामीनाथन जी की सिफारिश को हम लोग लागू करेंगे, 1.5 गुना समर्थन मूल्य का कानूनी गारंटी देंगे। वो आज तक नहीं थी। तो पूरी तरह से बीजेपी की ये सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, ये जनविरोधी सरकार है। जनता के हित में इनके पास कोई भी योजना नहीं है। सिर्फ ये भाषण फैलाना, लोगों के बीच में नफरत फैलाना और दिन रात चुनाव लड़ना। चुनाव में कैसे बेईमानी तिकड़म की जाए, वोटर लिस्ट में कैसे हेरा फेरी की जाए, कैसे किस पार्टी को चुनाव हराया जाए, इसी उधेड़बुन में बीजेपी के लोग रहते हैं। इससे ज़्यादा बीजेपी के लोगों का जनहित से कोई सरोकार नहीं है। यूजीसी लागू हो गया है वहाँ पे उत्तराखंड में, और आज जो ये जब आप कश्मीर के अंदर धारा 370 हटा के वहाँ ज़मीन खरीदने का देश के किसी भी नागरिक को आप अधिकार दे रहे हो, और उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड में ज़मीन खरीदने से रोक रही है, तो अब बताओ दिल्ली की सरकार अपनी जगह सही है कि उत्तराखंड की सरकार सही है? ये बीजेपी का हमेशा दोहरा चरित्र है। कभी बीजेपी लोग अपने सिद्धांतों पर एक नहीं रहे। आप देखिए ना, कश्मीर को लेकर इनकी पॉलिसी क्या है, उत्तराखंड को लेकर पॉलिसी क्या है। जवाब मांगिए बीजेपी के लोगों से या सरकार में बैठे लोगों से। सांसद जी दोहरे चरित्र की बात कर रहे हैं। योगी जी कहते हैं सफाई अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं और दूसरे बच्चों को उर्दू। देश को कटमोलापन की तरफ ले जाना चाहते हैं। योगी जी ने, मैंने भी सुना है, हमारे लीडर अपोजिशन जो स्पीकर रहे कई बार, और मैं समझता हूँ सदन के वरिष्ठतम माननीय विधायकों में से एक है वो, मैंने सुना योगी जी ने उनके संस्कृत शब्द को छोड़ दिया, उर्दू शब्द को पकड़ के हमारे मुसलमान भाइयों के खिलाफ जो बोला है उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। और योगी जी केवल सोचते हैं लोगों में नफरत फैला के वो चुनाव जीतते रहेंगे और सरकार में बने रहेंगे। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, पीडीए के लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, और लोकसभा का परिणाम सामने है। तमाम बेईमानी के बावजूद भी हम लोग अकेले समाजवादी 37, गठबंधन में कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस में 43 हम लोग जीत के आए हैं, जनता का आशीर्वाद लेके आए हैं। बाकी शासन, प्रशासन, मीडिया, सर्वे, एग्जिट पोल क्या कह रहे थे वो आप सब जानते हो, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। इसलिए ये पीडीए परिवार अपने हक, अपने अधिकार, अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान के लिए आदरणीय अखिलेश जी को के हाथों को न केवल मजबूत करेंगे बल्कि आने वाली 27 में ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। सांसद जी करके आए हैं अखिलेश यादव जी, तो क्या लगता है कि आलोचनाएं जितनी की गई वो जायज है? और जो भगदड़ हुई थी, विपक्ष का कहना है कि कोई कह रहा है हजारों लोग मर गए, सोशल मीडिया का दौर है। अगर चलिए मीडिया पर आप आरोप लगाते हैं कि बिक गई है, जो भी है, सोशल मीडिया में चीज़ें आती कि हजारों मर गए, कितने मर गए, तो इस तरह की जो आलोचनाएं करना, देखिए कोई आलोचनाओं का सवाल नहीं है। कुंभ के शानदार आयोजन 2013 में हमारी सरकार में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कुंभ का शानदार आयोजन हुआ, जिसको लेके हार्वर्ड के लोगों ने भी सरकार की, उस समय की सरकार की मैनेजमेंट की व्यवस्थाओं की जो भी थी उनके लिए न केवल तारीफ की बल्कि किताबें भी लिखी गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने केवल सुझाव दिए कि ऐसे करेंगे तो हो सकता है बेहतर हो जाए। और जहाँ तक कुंभ का सवाल है, कुंभ आदिकाल से चला आ रहा है, वेदों पुराण में कुंभ का जिक्र है, महत्व है उसका, और अनादिकाल तक चलना है। ये क्यों लोग, आप लोग इस बात को सोचते हो कि योगी जी है तभी कुंभ है, या योगी जी को इस बात का क्यों घमंड है कि उनकी वजह से ही कुंभ है? कुंभ था, कुंभ है, कुंभ रहना है। सरकार का कर्तव्य बनता है कि बेहतर से बेहतर व्यवस्था करे। उस व्यवस्था में पूरी तरह से सरकार फेल है। ये हम विपक्ष के लोगों की बात छोड़िए, जो हम लोगों के सनातन धर्म में सबसे उच्च स्थान जिनका होता है उनको हम सब मानते हैं शंकराचार्य जी को। शंकराचार्य जी के कुंभ को लेकर क्या बयान है, क्या अनुभव है, वो आपके सामने है, पूरा देश सुन रहा है। पिछले कुंभ में उनको क्या अनुभव किया उन्होंने, वो भी देश ने सुना है। इसलिए अंतर साफ है समाजवादी पार्टी के आयोजन में और इस आयोजन में। जहां तक ये लोग, जब आप सोचो 49 करोड़, 53 करोड़, आज 60 करोड़ का दावा, जब 60 करोड़ लोग आप काउंट कर सकते हो तो डेड बॉडीज काउंट क्यों नहीं कर पाए? और अगर आपने 30 बताई तो मैं समझता हूं बदायूं से ही निकले एक पत्रकार साथी जो निर्भीक हैं, 58 डेड बॉडीज उन्होंने खुद आपको विजुअल्स दिखाए हैं 4 PM पे संजय शर्मा जी ने।
क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ पाई उस पर? और ये तो एक जगह की घटना है। मैं इलाहाबाद रहा हूँ, प्रयाग में रहा हूँ, मैं पढ़ा हूँ 10 साल। झूसी की तरफ अलग घटना हुई, फाफामऊ की तरफ तीसरी घटना हुई, ये संगम नोज की थी, ये घटना अलग थी। तो आप सोचो किस तरह से। और ट्रैफिक का जो आलम है वहाँ, मैं समझता हूँ मौनी अमावस्या से लेके आज तक प्रयागराज का ट्रैफिक दुरुस्त नहीं हो पाया। मैं खुद गया था कुंभ में अभी 17 तारीख को। इलाहाबाद से तकरीबन 15-20 किलोमीटर पर है सैसों, एक चौरा। वहाँ मैं शाम के 10 बजे पहुँच गया था और सिविल लाइन्स में जहाँ मुझे रुकना था वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे भोर के 4 बजे। तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं। आपने तो कहा था 100 करोड़ का इंतजाम है, कोई व्यवस्था नहीं। ट्रैफिक का दुर्दशा है, मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ। हालांकि इस कुंभ के बारे में इनको श्रेय लेने का कोई हक नहीं। कुंभ आदिकाल से चला है, अनादिकाल तक चलना है, वो लोगों की मान्यता है। अब से नहीं, जब योगी जी नहीं थे तब भी, और योगी जी कल को नहीं होंगे तब भी चलना है। ये उसी तरह से है जैसे इन्होंने कहा कि हम राम को लाए हैं। अयोध्या वासियों ने बता दिया कि भगवान राम अयोध्या के थे, आप लाने वाले कोई नहीं हो। क्योंकि केंद्र प्रदेश की सरकार कोई काम नहीं कर रही है। इसमें 2 सवाल हैं। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो चाहे मिल्कीपुर का उपचुनाव हो या दिल्ली में अभी चुनाव हुआ, भाजपा जीती। और दूसरा इसके साथ सवाल एक और है कि कुंभ को लेके विपक्ष काफी आलोचना कर। मैं पत्रकार साथी आपसे कहूँ, आपसे साथी एक सवाल करूंगा। मिल्कीपुर की आपने चर्चा कर दी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने न्योता दिया था आप सभी को, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रांतीय सभी मीडिया के साथियों को कहा था कि मिल्कीपुर के चुनाव को आके देखें। एक आदर्श चुनाव है कवरिंग के लिए। आप नहीं गए, शायद हम इसीलिए हार गए। आप जाते तो शायद हम नहीं हारते। अब आप क्यों नहीं गए, आप नहीं जा पाए कि आपको जाने नहीं दिया, ये आप जानो। सांसद जी, कुंभ को लेकर बहुत देखिए, वो सोचते हैं कि इस तरह की बातें करके परिवार में किसी तरह का दुराव सामने ला पाएंगे। तो मैं उनसे कहूँगा, काठ की हांडी एक बार चढ़ चुकी है, बार बार चढ़ने वाली नहीं है। पूरा समाजवादी परिवार, समाजवादी पार्टी का एक एक व्यक्ति, एक एक समर्थक आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़ा है। और जो परिणाम अभी लोकसभा के चुनाव में आपने देखा, उससे भी बेहतर परिणाम और बहुत बड़ा परिणाम आप आने वाली विधानसभा में देखेंगे। अब इन बातों को कोई नोटिस नहीं लेता मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। और मैं समझता हूँ जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने की है विधानसभा के अंदर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जो गरिमा थी, उस गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उनको माफी मांगनी चाहिए। उथल भी मची हुई, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो। तो क्या 2027 के चुनाव में आप कांग्रेस के नेतृत्व में जीत की गारंटी नहीं मानते या सहयोग? देखिए, ये केंद्र का चुनाव नहीं है 27 का, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। और स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश का नेतृत्व अगर किसी के हाथ में और कोई करना है किसी को, तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को करना है। कांग्रेस के लोग हमारे सहयोगी लोग हैं, इस चुनाव में भी थे, 6 सीटें जीते भी हैं, 17 सीटें लड़े भी थे। तो कांग्रेस के लोग, मुझे उम्मीद है जैसा शानदार गठबंधन हमारा पार्लियामेंट में चला, उससे भी शानदार गठबंधन हमारा असेंबली के चुनाव में चलेगा। सर, क्या कारण है जो दिल्ली में नहीं चल पाया और बिहार में? शशि थरूर जो है वो खुद कह रहे हैं कि मैं असंतुष्ट हूँ पार्टी में, उनका भूमिका क्या है? अरे उनकी आंतरिक मामला, उस पार्टी, मुझे क्या पता उनकी भूमिका क्या है। उनकी पार्टी का दस्त तय करेंगे, हम लोग तय करेंगे। वो जब अपनी पार्टी में वो नहीं अरे भाई, उसके लिए हम थोड़ी जिम्मेदार हैं। वो उनका आंतरिक मामला हो सकता है, वो अपना पार्टी में चीजें समझेंगी। सांसद जी, लास्ट में एक